हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक के विषय में जो मैं बताने चल रहा हूँ एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। और मैंने अपने हर लेक्चर में आपको ये बताया है कि आप लोग हमेशा पेन और रफ लेकर के बैठेंगे, क्योंकि हम हर टॉपिक को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हर टॉपिक को मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो स्पीचिंग है वो बहुत ही फास्ट है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आप लोग उसको आसानी से लिखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताने चल रहा हूँ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट आर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन सिंपली we know that the radioactive material who has simply been spread their own radiation. What's our radiation? Just like to the alpha, beta and gamma rays. Alpha, beta and gamma rays. And there are other so many different rays have simply been exert are secreted outside this material. So we have seen this figure in here. The radioactive pollution are simply found in the two types. How many types? Two types. First, natural source, प्राकृतिक स्रोत। नेचुरल सोर्स को कहा जाता है प्राकृतिक स्रोत। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान देना होगा कि नेचुरल सोर्स क्या क्या है। जैसे यूरेनियम 235 से लेकर के 239 तक होता है। तो यूरेनियम 235, 238, 239, ये 235, 36 ध्यान दीजिएगा। 235 यह अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम 235 U-235 या अनस्टेबल है। इसको हमको स्टेबल बनाने के लिए जो है, चूंकि अनस्टेबल है तो सॉरी ये अगर इसको हमको एक्टिव बनाना है तो हमको +0N1 एक न्यूट्रॉन से इसमें रिएक्शन कराना होगा। जब हम ये न्यूट्रॉन से इसमें रिएक्शन करा देंगे तो हो जाएगा यूरेनियम 236। इसमें ऐड कर दीजिए यार, 235 + 1 हो गया 236। और यहाँ पर ऊपर जो लिखा गया है एटॉमिक मास है। क्या है ये? एटॉमिक मास। ऊपर जो है ये एटॉमिक मास है माय डियर फ्रेंड, इसको एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये जो लिखा गया एटॉमिक मास, और मास में मास को ऐड किया जाता है। तो मास में मास को ऐड करेंगे, नंबर में नंबर को ऐड करेंगे। तो मास में हम मास को ऐड कर दिए 235 और 1 जोड़ दिया, हमें 236 हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक स्टेबल एलिमेंट को अनस्टेबल कैसे बनाया जा रहा है। एक स्टेबल एलिमेंट में आया यूरेनियम 235। अगर हमने इस पर एक न्यूट्रॉन की बम वर्षा कर दिया, एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बम्बार्डमेंट मींस बौछार करना। हमने यूरेनियम 235 के ऊपर एक न्यूट्रॉन की बौछार किया, माने न्यूट्रॉनों की बौछार किया। जब मैंने न्यूट्रॉनों की बौछार किया तो ये हो गया यूरेनियम 236, माने 235 जो स्टेबल था, अस्थाई था, इसको हमने न्यूट्रॉन की बम वर्षा करके एक अस्थाई यूरेनियम 236 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया? यूरेनियम 235 पर हमने न्यूट्रॉनों की बम वर्षा किया, जिससे यह यूरेनियम 236 हो गया। अब यही 236 यूरेनियम जैसे ही बनेगा, इसके बनने और ब्रेक डाउन करने के बीच कोई जो है टाइम ऑफ इंटरवल नहीं होता है। जैसे ही ये बनेगा ये तुरंत ब्रेक डाउन कर जाएगा, तुरंत ये टूट जाएगा। प्लूटोनियम और बेरियम जैसे भारी नाभिकीय यौगिकों में ऐसे छोटे ऐसे भारी नाभिकीय यौगिकों में टूटेगा जिनका मास जो है सबसे अधिक होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके टूटने पर जो है ये अपार ऊर्जा निष्कासित होती है। ये ऊर्जा को जो हम बता रहे हैं आपको कि न्यूक्लियर सोर्सेस के थ्रू जो एनर्जी रिमूव हो रही है, यह एनर्जी जो है ये अगर हम ये कहें कि ये किलोवाट में होती है
ऐसा कुछ नहीं है, इसकी एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, MeV लिखा जाता है। इसकी एनर्जी को हम MeV लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखने का प्रोसीजर होता है MEV होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा ऊर्जा इससे निकलती है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो एनर्जी आपने देखा, जैसे ही यूरेनियम 236 बना, उसके बनने और टूटने के बीच कोई टाइम ऑफ इंटरवल नहीं होता, कोई समय पश्चात्ता नहीं होती। जैसे ही बनेगा वैसे ही ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद इसमें से अपार ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा की मात्रा लगभग जो है वो 17 से लेकर के 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। 17 से लेकर के 200 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दीजिएगा कि 17 से लेकर के 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी ये रिलीज करता है। अगर इतनी एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल अगर इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो 1 मोल कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 1 मोल का मतलब मैंने आपको बताया है, 1 मोल लिखा जाएगा, तो 1 मोल का मतलब होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर? अगर मैंने कहा 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब हो गया 1 ग्राम अणु। 1 ग्राम अणु में संपूर्ण अणुओं की संख्या होती है अवोगाड्रो नंबर के इक्वल, और अवोगाड्रो नंबर होता है 6.0223 into 10 to power 23। अब आप सोच सकते हैं कितने मॉलिक्यूल इसमें से एनर्जी निकली। तो ये अवोगाड्रो नंबर हुआ। 1 ग्राम को अगर हमने लिया, 1 मोल को हमने लिया और ये ब्रेक डाउन किया, टूट गया। अगर ये टूटा तो एक बार ये टूटा तो इसका एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास आपने देखा कि 1 ग्राम का मतलब हो गया इतने मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूलों के टूटने पर आप देख रहे हैं कितनी एनर्जी निकल रही है। इतनी एनर्जी मिनिमम मैं 17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मानकर चलूं, तो आप देख रहे हैं कि 1 मोल को लिया जाए, अर्थात इतने मॉलिक्यूलों को लिया जाए, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने 200 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्लियर से देख सकते हैं 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका अमाउंट हो जाएगा जो है 12.446 into 10 to the power 24, 23 है, 23 plus 2 25, 10 to the power 25। तो यहां पर आपने देखा कि ये इतनी एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, इतनी जो अपार ऊर्जा निकलती है, पूरे ब्रह्मांड को जलाकर के राख कर देने की क्षमता रखती है। तो इस तरह से जो आज हमारे पास जो न्यूक्लियर बम वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो ये जो न्यूक्लियर बम है, हाइड्रोजन बम है, और जो इलेक्ट्रॉनिक बम बनाए जा रहे हैं, ये न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, ये सब जो बनाए जा रहे हैं, इसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा इससे निकल रही है जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल ही एडाप्टेबल नहीं है। अगर ये एडाप्टेबल नहीं है तो उसका रीजन क्या है? हमारी बॉडी इतनी एनर्जी को एडाप्ट नहीं कर सकती है। और इसी प्रकार से आपने देखा कि नेचुरल सोर्सेस में यूरेनियम 235, 238, थोरियम 232, पोटेशियम 40, कार्बन 14, कार्बन सबसे कम है 14। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कार्बन 14 है, तो अगर हम ये कहें, कहीं कहीं पर बुक में ये लिखा है कि हाई मास के, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा हो, वही एलिमेंट जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसको हम बेस मान लें कि ओनली हाई एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स अगर ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, तो आप बताइए कि पोटेशियम और कार्बन का एटॉमिक मास तो कम है इन द कंपेयर ऑफ दिस व्यू। अगर इनकी तुलना में देखा जाए तो ये 200, 235, 238, 232, और ये ओनली 40 है, ओनली 14 है। तो इसकी तुलना में तो ये कम है कि नहीं? अगर इसकी तुलना में ये कम है, इसके कंपेयर में ये कम है, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी या रेडियो एक्टिव नहीं होना चाहिए, लेकिन है। अगर कार्बन रेडियो एक्टिव नहीं होता माय डियर फ्रेंड, तो अगर कार्बन जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता, तो हम कार्बन डेटिंग कैसे करते? आज हम कार्बन के द्वारा किसी भी फॉसिल का, जो कि फॉसिल fossil means those types of plants or animal those who have simply been death on the earth,
when year occur and then you find out their whole age or time of period। किसी जीव को अगर हम जमीन के अंदर से डिगिंग करके खुदाई करके निकालते हैं और वह उसकी एज का निर्धारण हम करते हैं, तो उसकी एज का निर्धारण करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक विकल्प बचता है, क्या है? कार्बन डेटिंग, कार्बन आधार अंकन। कार्बन डेटिंग जो होती है, अगर कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि एक बार कार्बन 14 है, तो कार्बन 14 अगर एक बार ये डिकम्पोज करेगा, एक बार ये विघटित होगा, तो इसके विघटित होने में जो टाइम ऑफ पीरियड लगता है या इसका हाफ टाइम ऑफ पीरियड जो होता है, आधा आयु जिसको बोला गया, इसका हाफ टाइम ऑफ पीरियड होता है 5780। हाफ टाइम ऑफ पीरियड है 5780 ईयर्स, माने 5780 वर्ष लग जाते हैं इसके आधा होने में। हाफ टाइम ऑफ पीरियड मतलब होता है जितना लिया जाए उसका आधा हो जाए, तो आधा होने में इतना टाइम लग रहा माय डियर फ्रेंड्स। तो आप बताइए कि एक टोटल समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो ये टोटल समाप्त होने में कई हजार साल लग जाते हैं। रीजन ये होता है कि एक बार हमने सपोज करिए कि हमने 1 किलो चीनी लिया, सपोज करिए 1 kg हमने यहाँ पर चीनी ले लिया, शुगर ले लिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जबकि ये रेडियो एक्टिव में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 kg हमने चीनी लिया, शुगर लिया, और इसका फिर इसका हाफ टाइम ऑफ पीरियड निकाला, टी हाफ किया, तो हाफ kg हुआ। ये अगर मान लीजिए हाफ kg हो रहा है 50 ईयर में, तो कब ये समाप्त हो जाएगा? अगर आपसे क्वेश्चनराइज किया जाए कि कब ये चीनी पूरी तरह से अगर समाप्त हो जाएगी, 1 किलो चीनी 50 साल में अपने का आधा हो जाती है, अपने का आधा हो जाती है, तो कितने साल में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि अगर अपने के आधा हो जा रही है 50 साल में, 100 साल में खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह 50 साल में अपने का आधा हुआ, अभी इसका जो आधा बचा हुआ है उसके लिए मतलब अब ये सेकंड टी हाफ चलेगा। सेकंड टी हाफ मींस 1/4। अब ये 1/4 होने के लिए फिर ये 50 का होगा 25 ग्राम, फिर इसका हाफ चलेगा, ये हो जाएगा T/1/8। अब इसका होने में हो जाएगा 12.5 ग्राम। समझ आया कि नहीं? तो एक बार अगर ये डिकम्पोज हो रहा है, 50 ईयर ले रहा है, फिर दोबारा दूसरी बार ये हुआ, तो हर 50 सालों में इसकी मात्राएं आधी होती चली जाएंगी। तो आपने देखा कि 1 2 3 टाइम हो गया, तो आप जो है 50 ईयर मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हो जाएगा 150 ईयर। 150 ईयर में अगर हम पूछे आपसे कि 1 kg चीनी अगर जो है 3 टी हाफ पर पहुंची, 3 बार हुआ ना, एक बार टी हाफ यहाँ हुआ, दोबारा टी हाफ यहाँ हुआ, तीसरा टी हाफ यहाँ, तीसरी बार टी हाफ हो गया। 1 kg चीनी जो है, शुगर जो है, वो 3 टी हाफ में, 3 टी हाफ में मतलब 3 टी हाफ का मतलब कितना ईयर हो गया? 150 ईयर हो गया। 150 साल में अभी 12.5 ग्राम बची हुई है। समझ में आया कि नहीं? मतलब जितना लिया जाए उतने का आधा हो जाता है। तो अगर जो भी हमने लिया है, 100 ग्राम लिया है या जो भी लिया है, तो अपने का आधा वो 50 साल में हो रही है। कितना हो रही है? 50 वर्ष में। अगर हमने 1 kg लिया है तो 500 ग्राम होने के लिए 50 वर्ष का टाइम लगा, फिर 500 ग्राम से उसका आधा करिए, 250 ग्राम होने के लिए फिर 250 ग्राम होने के लिए फिर 50 वर्ष लगा, फिर उसका भी आधा करिए, तो हो जाएगा 125 ग्राम। 250 ग्राम का आधा हो गया 125 ग्राम। 125 ग्राम होने के लिए फिर 50 साल का समय लगा। 50 ईयर का टाइम यहाँ लगा, 50 ईयर का टाइम यहाँ लगा, तो कितना टाइम लगा? 150 ईयर। तो यही होता है, इसी को बोला जाता है हाफ टाइम ऑफ पीरियड। अर्थात कोई वस्तु जो होती है अपने समय में, जितने समय में वह अपने का आधा हो जाती है, वही उसकी आधायु कहलाती है। क्लियर हो गया? कोई वस्तु, कोई पदार्थ जितने समय में अपने का आधा हो जाता हो, जितने समय में। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा मैं एक एग्जांपल से शो कर रहा हूं। मैंने शुगर का एग्जांपल लिया, लेकिन अगर कार्बन 14 का एग्जांपल ले, जिसका मैंने बताया 5780 ईयर्स, 5780 वर्ष, तो 5780 वर्ष में कार्बन 14 या अपने का आधा होगा।
अभी फिर उसका भी आधा होने के लिए 5780 वर्ष, फिर उसका भी आधा होने के लिए 5780 वर्ष, फिर उसका भी आधा होने के लिए 5780 वर्ष। ये देखा जाता है कितनी टी हाफ चली। अगर हमारी बॉडी सपोज करिए हम आज जो है जिस एविडेंसेस में आते हैं, जो पाते हैं एविडेंस जो मिलता है हमको, अगर हम उसकी एज का आकलन करें, सपोज करिए ह्यूमन की एज का आकलन करें और हमको जो है बहुत ही पुराना स्केलेटल मिला, तो कैसे हम पता करेंगे किस एज का स्केलेटन है? तो हम ये देखेंगे कि उसमें कार्बन का कौन सा परसेंट जो है उपस्थित है, जैसे कितना टी हाफ कार्बन का उसमें प्रेजेंट है। मान लीजिए 6 टी हाफ प्रेजेंट है। कितना टी हाफ? 6 टी हाफ उसमें प्रेजेंट है। अगर 6 टी हाफ प्रेजेंट है तो इतने में आपको मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा? 6 का। अगर आपने इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि वह एनिमल 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 42 4 46 36 हो गया 34,680। मतलब जो जीव हमने लिया है अगर वो 60 हाफ टाइम ऑफ पीरियड अपना लोकेट कर दिया, चल गया, तो उसकी एज हो गई 34,680 वर्ष। अर्थात वह जीव आज के 34,680 साल पहले, आज के 34,680 साल पहले कैसे रहा है उसका जो है आसानी पूर्वक हम आकलन कर लेते हैं। किसके द्वारा? कार्बन 14 के द्वारा। तो कार्बन 14 यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, आप यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा कि कार्बन 18 को मैंने एग्जांपल में लिया है और कार्बन 18 को जो मैंने एग्जांपल में लिया मैं उसके आयु का आकलन कर रहा हूं। देखिएगा थोड़ा सा, तो कार्बन 18 के आयु का आकलन अगर किया जा रहा है तो कार्बन मैंने लिया 14, कार्बन लिया, कार्बन 614 होता है 614। तो कार्बन के 3 डेरिवेट होते हैं। कितने डेरिवेट होते हैं? 3 डेरिवेट। कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। तो कार्बन 612, 613, 614, तो कार्बन 612, 613 ये दोनों रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव कौन सा है? कार्बन 614। अगर कार्बन 614 रेडियो एक्टिव है तो माय डियर फ्रेंड्स इसी से हम कार्बन डेटिंग, इसी के अनुसार इसी के देख करके हम किसी भी वस्तु की आयु का आकलन कर लेते हैं। जो चीजें हमको जमीन के नीचे गहराई में खुदाई में डिगिंग करते समय जो चीजें हमको मिली है उनकी आयु कितनी है उसका निर्धारण आसानी पूर्वक हम कार्बन डेटिंग के द्वारा कर, इसी को कहा जाता है कार्बन आयु अंकन। समझ में आ गया? कार्बन आयु अंकन क्या होता है? किसी भी जीव का कितने समय पहले का है उसका निर्धारण करने के लिए, उसकी एज का अनुमान लगाने के लिए, उसकी एज को निकालने के लिए हम जिस रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं वह रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है कार्बन 614। क्लियर हो गया? 614 और 614 की एज कितनी होती है? 5780 ईयर्स। यह 5780 ईयर्स में अपने का आधा होगा। ध्यान दीजिएगा, अपने का आधा होगा। और कितनी बार ये आधा हो रहा है? मैंने कहा 5 टाइम हुआ, 6 टाइम हुआ, 10 टाइम हुआ, 12 टाइम हुआ। जितनी बार ये आधा होता जाएगा उतनी बार हम इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और ये देख लेंगे कि आज के इतने हजार साल पहले यह जीव किस प्रकार से रहा है और कितनी ऊर्जा का जो किस प्रकार से रहा है, आज के कितने हजार साल पहले का जीव है और उस समय ये जीव किस अवस्था में, किस स्थिति में पाए जाते रहे। जैसे आज हम कह देते हैं कि मानव पहले जो है वह इस प्रकार का था जैसे बंदर थे। तो मानव बंदर थे तो कैसे पता चला हमको मानव बंदर थे? क्या किसी ने देखा? किसी की एज है 34,680 वर्ष? कोई जी रहा अभी अब तक? बिल्कुल नहीं। इतनी ह्यूमन की एज नहीं है वो 36,680 वर्ष जिए। अगर वो जी रहा है तो बताएगा, लेकिन इतनी एज है नहीं किसी भी जीव की। जब इतनी एज नहीं है तो हम कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, कार्बन डेटिंग। तो इसी के बेस पर हम आसानी पूर्वक पता लगा लेते हैं आज के कितने हजार साल पहले कौन सा जीव जो पाया गया वह जीव किस प्रकार का है और किस तरह से वह जीव जो है पूरी तरह से जो है पाया गया
और उस समय वह किस अवस्था में था। कहते थे ह्यूमन के जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, वह बंदरों की भांति चलते थे। तो कैसे हमको ज्ञात हुआ? विज्ञान तब तक किसी वस्तु को क्लियर नहीं मानता जब तक उसके पास एविडेंस ना हो, जब तक उसके पास कोई प्रमाण ना हो, क्योंकि एविडेंसेस ही इवोल्यूशन की थियरी को डिस्कस करता है। इवोल्यूशन मतलब अगर हम कहते हैं कि इवोल्यूशन क्या, व्हाट इज इवोल्यूशन? विकास क्या है? विकास एक हजारों वर्षों में चलने वाली प्रक्रिया है, जो एकाएक आला सडन नहीं चलती। अगर आला सडन चलेगी तो म्यूटेशन हो जाएगा, ना कि इवोल्यूशन होगा। अगर आला सडन चल गई तो वह म्यूटेशन होगा, जो जिसको मैं अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका। आप लोगों ने इसको देखा? मैं अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी सारे टॉपिक को जो है अपलोड कर चुका हूं कि म्यूटेशन क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, सारे टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगला मेरा टॉपिक देखिएगा। आज का मेरा जो टॉपिक रहा है वो है कि हम अपने एज का निर्धारण कैसे करते हैं, और ये पोल्यूशन, हम इनको पोल्यूटेंट के रेशियो में क्यों लेके आते हैं? पोल्यूटेंट के रेशियो में इसलिए लेके आते हैं कि इससे जो अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई मीजान, प्लस पाई मीजान, न्यूट्रल पाई मीजान, ऐसे जो रेजेस हैं, ऐसी जो हार्मफुल किरणें हैं, एक किरणें निकलती हैं, अगर हमारे बॉडी से टकराती है तो हमारे बॉडी के जाकर के जर्म प्लाज्म को जो है वो चेंज कर देती हैं। माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा सन 6 अगस्त 1945 को पहली बार परमाणु बम विस्फोट कराया गया हिरोशिमा पर। जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को पहली बार परमाणु बम विस्फोट कराया गया, जिसका वजन जो था, जिसका वेट जो था वो 6 टन था। लेकिन जो दूसरा जिसका नाम था परमाणु बम, जो हैवी बम, मास्टर बम नाम दिया गया था उसका। लेकिन उसके बाद जो 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट कराया गया। और नागासाकी पर जब ऑटो हान ने अपना परमाणु बम विस्फोट किया तो वहां पर भी देखा गया कि जो है अपार धन जन की हानि हुई। जब जो है ऑटो हान से पूछा गया कि आपने परमाणु बम का विस्फोट किया और कराया, तो कराने के पश्चात आपको दुनिया कैसी दिखाई दी? उसने कहा, ऑटो हान ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था सारी दुनिया जल रही है। अर्थात पल भर में, पलक झपकने में देर लगती है, उससे भी कम समय में 17 से लेकर के 19 किलोमीटर की एरिया पूरी तरह से समुद्र में तब्दील हो गई, समुद्र में बदल गई। अर्थात जितना बड़ा शहर था उतना ज्यादा गड्ढा हो गया। वह किसके द्वारा? 9 जो है उसका वजन कितना था? चाहे पहला जो मैंने बताया मास्टर बम का वजन कितना बताया मैंने? 6 टन। मास्टर बम का वजन मैंने बताया 6 टन था। और जो चाइल्ड बम बनाया गया, जो 9 अगस्त 1945 को छोड़ा गया और नागासाकी शहर पर छोड़ा गया, वह जो है 9 टन वजन का था। तो 6 टन वजन वाले से अगर इतनी ऊर्जा निकल रही है तो 9 टन वजन वाले से कितनी ऊर्जा निकलेगी? और आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल अगर जो है डिकम्पोज कर रहा है तो वह मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल रहा है। इस तरह से अगर जो है जब जो है 9 टन मॉलिक्यूल एक्सप्लोज करेगा, एक बार विस्फोट करेगा 9 टन मॉलिक्यूल, तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? पूरी दुनिया जल करके राख हो जाएगी विद इन फ्यू सेकेंड। कुछ ही पलों में पूरी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। तो आज हम और आप एक ऐसे ढेर पर बैठे हुए हैं जिसके एज का कोई निर्धारण नहीं है, जिसकी आयु का कोई निर्धारण नहीं है। क्यों? क्योंकि हम और अब कब एटॉमिक बम एक्सप्लोज कर दिया जाए, क्योंकि सभी देशों के पास आज देख रहे हैं कि हर देशों के पास जो अगर किसी देशों से धमकी मिलती है, आए दिन हमको पाकिस्तान धमकी दे रहा है, तो हमको कहीं चाइना धमकी दे रहा है, तो हमको कहीं अमेरिका धमकी दे रहा है। हर एक देश दूसरे देश को धमकी दे रहे हैं, इसलिए हम परमाणु बम छोड़ देंगे। अरे परमाणु बम छोड़ दोगे तो अपने देश के लिए छोड़ोगे कि पूरे वहां पर आप एक देश तो आपने बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके बाद उसका रेडिएशन कई हजार सालों तक चलेगा। देखिएगा 34,680 वर्ष तक चला कार्बन 14 का रेडिएशन। अर्थात इतने हजार सालों तक वहां पर जो भी एनिमल पैदा होगा, जो भी जीव पैदा होगा, वो पूरी तरह से विकलांग पैदा होंगे। जैसे आज हम और आप देखते हैं जापान के हिरोशिमा शहर और नागासाकी शहर में, वहां आज जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं सब के सब विकलांग पैदा हो रहे हैं।
उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है रेडियो एक्टिव इफेक्ट। तो यह रेडियो एक्टिव कीड़े इतनी हार्मफुल होती है जो हमारे जर्म प्लाज्म को ले जाकर के चेंज कर देती है, हमारे जर्म प्लाज्म में परिवर्तन ले आ देती है। अब इसके बाद में अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बता रहा हूं परमाणु बम बनाया कैसे जाएगा। तो यह थियरी समझ में आई कि नहीं? इतनी थियरी मैंने बताया, नेचुरल सोर्स है, यह प्रकृति प्रदत्त है, नेचुरल सोर्स है, प्रकृति ने स्वयं जो है बनाया है। यूरेनियम 235, 238, थोरियम 232, कैल्शियम 40 और पोटेशियम कार्बन 14, ये जो है ये नेचुरल है। आर्टिफिशियल जरा देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल में ढेर सारे आ जाते हैं। जो आर्टिफिशियल है न्यूक्लियर एनर्जी हाउस, इसको कहा गया आर्टिफिशियल है न्यूक्लियर एनर्जी हाउस। जो पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, बेरियम है, आयोडीन है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, और इस तरह से आपने देखा कि ये जो है ये सिंपल है, आर्टिफिशियल है, इनको बनाया गया। तो जैसे यूरेनियम 235 था, स्टेबल था, अस्थायी था, इसमें कोई एक्सप्लोजन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर न्यूट्रॉनों का बम्बार्डमेंट कर दिया, यूरेनियम 236 बन गया। सिर्फ एक ही एटॉमिक नंबर को हमने इंक्रीज किया, एक एटॉमिक नंबर 235 से 236 जैसे ही बना वैसे यह ब्लास्ट कर गया। और जब यह ब्लास्ट किया तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल दिया। इतनी एनर्जी क्या कोई ह्यूमन बीइंग्स अडॉप्ट कर सकता है? क्या कोई लिविंग थिंग्स अडॉप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हम सूर्य के द्वारा दिए गए टेम्परेचर को अगर वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव हो रहा है तो हम कहना शुरू कर देते हैं कि देखिए बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। और ज्यादा गर्मी के महीने में आप देखेंगे अगर 45 पर चला गया, 47 पर चला गया डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हम घर में रहना पसंद नहीं करते, बाहर भागते हैं, इधर जो है बौखला जाते हैं। स्थिति क्या होती है? स्थिति यह होती है कि हम घर में एसी लगवाते हैं, कूलर लगवाते हैं, फैन लगवाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमको इतने टेम्परेचर से राहत मिले, इतने तापमान से हमको राहत मिले, हम आसानी से अपने को बचा लें। तो अगर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड को अडॉप्ट नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो इतनी एनर्जी तो आदमी को जला करके खाक कर देने के लिए काफी है। तो यह हमारे कहने का अभिप्राय है कि जो रेडिएशन हो रहा है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो हो रहा है, ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पर ब्रेक लगाया जाना चाहिए। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को पूरी तरह से रोकना चाहिए। अगर ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन रुक जाते हैं तो स्थिति यह बनती है कि हमारे आने वाली जनरेशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो होगा क्या कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को सही चले। इसलिए आज सारे विश्व ने मिलकर के एक एसोसिएशन बनाया है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO बनाया। WHO का मानक जो होगा उसी मानक के अनुसार जो होता है वह सारे देश उसी के अनुसार कार्यशील होते हैं, क्रिया करते हैं। जो WHO ने जिसको प्रमाणित नहीं किया वह कोई भी देश उस कार्य को नहीं कर सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन उस देश को उसके निर्देशों का पालन सभी देशों को करना है। उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का जो है पालन ऐसा कोई देश नहीं है जो ना करे। अगर जो देश उसके निर्देशों का पालन नहीं करता है तो जितने भी यूनेस्को के जितने भी सदस्य हैं, सारे सदस्य मिलकर उस देश पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, आपने इनके द्वारा दिए गए जो है निर्देशों का पालन नहीं किया। जैसा कि आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पढ़ा पेपर में कि ईरान में आप लोगों ने देखा कि जो है इराक में आप लोगों ने देखा कि सद्दाम हुसैन के पास एक निकला कि इनके पास जो है परमाणु के हथियार, परमाणविक हथियार हैं। सिर्फ एक खोज के आधार पर अमेरिका ने पूरी तरह से इराक को नष्ट कर दिया कि अगर इसके पास परमाणु बम है तो दुनिया के सामने लाता क्यों नहीं। तो आज परमाणु बम जिस समय हमारे पास, मैं आपको सिंपल सा पॉइंट बताऊं, सन 2007 की बात मैं बता रहा हूं। 2007 में भारत नाभिकीय आयुष शक्तियों में 7वें स्थान पर आया। इसके पहले भारत नाभिकीय आयुष शक्तियों में उसका नाम था ही नहीं, सैकड़ों मील दूर था। लेकिन जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, हमारे जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने, जिनको मिसाइल मैन का नाम दिया गया, जब उन्होंने एटॉमिक एक्सप्लोजन करवाया और एटॉमिक एक्सप्लोजन करवा करके ऐसे ऐसे जो है हथियार बनाए, परमाणु हथियार बनाए,
तब जाकर के भारत का स्थान जो है नाभिकीय आयुष शक्तियों पूरे विश्व में 7वें स्थान पर आया। और आज स्थिति यह हो गई है, हम उन्हीं आयुष शक्तियों के बल पर पूरे विश्व में आज 3रे स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो आज हमारे पास नाभिकीय आयुष शक्तियां हैं, तो लेकिन ध्यान रहे कि इसका प्रदूषण कितना है, रेडिएशन कितना है। मैंने कहा कि इसमें से कोई एलिमेंट अगर जो है निकल रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है, कोई एलिमेंट ब्लास्ट किया जा रहा है, जिसको रप्चर कर दिया जा रहा है, फोड़ दिया जा रहा है, तो कितनी एनर्जी निकालेगा? क्या उस एनर्जी को हमारे पास अडॉप्ट करने की पावर है? बिल्कुल नहीं है। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन सिर्फ हमको ही नहीं, जितनी भी जनरेशन चल रही है प्लांट्स की एज वेल एज एनिमल्स की, पौधों की और जीव जंतुओं की, जितनी भी जनरेशन चल रही है, टोटल की टोटल जनरेशन के जीन्स जो है सबके सब इफेक्टेड हो जाएंगे। अगर सबके जीन इफेक्टेड हो जाएंगे, क्या कोई प्लांट अथवा एनिमल्स सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वह अपने फिजिकल नेचर में नहीं रहेगा। रीजन उसके ऊपर जो है वह रेडियो एक्टिव रेडिएशन हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके तहत मैंने जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होते हैं मैंने आपको बताया कि यह एक ऐसा प्रदूषण होता है जिससे निकलने वाली अल्फा बीटा और गामा किरणें जो होती हैं, इतनी हार्मफुल किरणें होती हैं कि यह जो है हमारे जीन को जाकर के परिवर्तित कर देती हैं। जब हमारा जीन परिवर्तित हो जाता है तो आने वाली संतानें जो है वो दूषित पैदा होंगी। ये अलग बात है कि जो है विकास की क्रिया धीरे धीरे कई हजार सालों में होती रहती है और विकास निरंतर होता रहेगा। ऐसा नहीं विकास 1-2 साल में होने के बाद बंद हो जाएगा। अगर विकास ना हुआ होता तो आज हम बंदर से मानव ना हुए होते। आज हम बंदर से मानव ना हुए होते। एप मैन से होमो सेपियंस अगर आज हम हुए हैं तो हमारा इवोल्यूशन हमको बता रहा है। और आज जब होमो सेपियंस हो गए तो फिर हमने डेवलपमेंट किया, और जब दोबारा हमने डेवलपमेंट किया तो होमो सेपियंस के बाद आज हम कहला रहे हैं होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस आज हमें कहा जा रहा है और हम होमो सेपियंस सेपियंस की श्रेणी में आ गए। अब ये अगर ऐसे ही विकास होता रहा, आज हम होमो सेपियंस सेपियंस की श्रेणी में आ गए तो आपने देखा कि हमने 4G 5G की डिग्री में पहुंच गए। हमारे पास डाटा केबल की कैपेसिटी इतनी हाई हो गई, हमने अपने ब्रेन का इतना ज्यादा यूज किया कि हमने एरोप्लेन बनाया, हमने रडार बनाया, हमने जल में डूब कर चलने वाली पनडुब्बी को बनाया। तो ये किस लिए? यह एक दिशा में देखा जाए तो हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन दूसरे दिशा में देखा जाए तो हमारे लिए हानिकारक है। कहीं न कहीं से जिसका यूज हम कर रहे हैं उससे जो प्रदूषण हो रहा है, हमने मोटरसाइकिल बना दिया, हमने बस को बना दिया, हमने ट्रक को बना दिया। किस लिए? अपनी सुविधा के लिए बनाया, लेकिन उससे क्या निकल रहा है? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब आयल जो उसमें डाले जा रहा है, उसका जो कंबस्चन हो रहा है, उससे निकलने वाली जो अपार जो है, जो उससे निकलने वाले स्मोक है, धुएं हैं, उसमें कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन का डेवलपमेंट हो रहा है। आज हम घर में एसी लगवा लेते हैं, एसी क्या करता है? ठंडक पहुंचाता है, लेकिन उसमें भरा क्या जाता है? CFCS मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो हमारे बॉडी में आकर के कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन डेवलप कर देता है, हमको कैंसर हो जाता है। तो हम अपने कैंसर का इलाज, अपने कैंसर, बॉडी में कैंसर होने के लिए उसका उपाय हम खुद अपने घर में लगवा रहे हैं। तो इनसे हमको दूर रहना, इससे हमको बचना, क्योंकि इसमें CFC में आज हम पॉलीथीन का यूज करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन को पॉलीथीन कहा जाता है। पॉलीथीन प्लास्टिक झिल्ली, पॉलीएथिलीन, यह भी कभी सड़ती नहीं, इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा गया। क्यों? कभी आज जिसको मिट्टी में जिस तरह से आप उसको दबा दीजिए तो सैकड़ों साल बाद देखिएगा फिर वैसे ही मिट्टी में निकलेगी, ये सड़ेगी, क्योंकि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कोई भी ऐसा प्रतिजैविक नहीं है जो इनको आसानी से सड़ा दे। अगर ये सड़ेंगे नहीं, ये गलेंगे नहीं, तो आप बताइए कि ये हमारे जमीन की फर्टिलिटी पावर को लॉस करेंगे या इंक्रीज करेंगे? जाहिर सी बात है कि हमारे जमीन की फर्टिलिटी पावर को ये लॉस करेंगे, हमारे जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसका ये नाश करेंगे। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि जो मैंने आर्टिफिशियल सोर्स लिखा, जो मैंने नेचुरल सोर्स लिखा, मैंने इस पर अपना जो एक्सप्लेनेशन दिया, वह एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, इसलिए दिया कि यह जो है आसानी से, इस तरह से हमने दिया है कि आसानी से
किस प्रकार से जो है प्रदूषण की श्रेणी में आता है और प्रदूषण कार्य करता है, और जब जितनी तेजी के साथ जितने ज्यादा मात्रा में प्रदूषण को कार्य करेगा उतनी ज्यादा मात्रा में जो है ये ऊर्जा निकालेगा, और यही ऊर्जा जो है वो हमारे लिए हानिकारक होंगी, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह जो है पूरी तरह से जो है ये हमारे लिए हानिकारक है। आइए आगे देखते हैं रेडियोधर्मी अपस्थानिक क्या होते हैं। अपस्थानिक माय डियर फ्रेंड्स, जैसे अपस्थानिक है और जो है जिसे आइसोटोप और आइसोबार कहा जाता है। समस्थानिक संभारी, समस्थानिक उसे कहा जाता है जिसके जो है एटॉमिक नंबर समान हो, एटॉमिक नंबर समान हो, समस्थानिक हो गया। जैसे समस्थानिक जिसके एटॉमिक नंबर समान हो, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मैंने कहा एटॉमिक नंबर, और समभारिक उसे कहा जाता है जिसके एटॉमिक मास समान हो। अगर एटॉमिक मास को लेके चलते देखते जाइएगा आप लोग, अगर मैं यहां पर एटॉमिक मास को लेकर के चल रहा हूं, आप देखिए ध्यान से, अगर मैं एटॉमिक मास को लेकर चल रहा हूं तो मैं आर्गन से उठा रहा हूं, आर्गन हो गया 1840, आर्गन 1840, कैल्शियम 2040, क्लियर, आर्गन 1840, कैल्शियम 2040, पोटेशियम यहां पर है, पोटेशियम भी 1940। आपने देखा कि इन तीनों के एटॉमिक वेट क्या है, समान है, समभारी हो गए। ये तीनों आइसोबार हो गए कि नहीं हो गए, तीनों के परमाणु भार जो है क्या है वो समान है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, लेकिन एटॉमिक नंबर तीनों के डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास इज सिंपली कॉल्ड टू द आइसोबार। उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। और जब एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक वेट डिफरेंट हो तो उसको हम आइसोटोप बोलेंगे। आइए कुछ एग्जांपल को देखा जाए। क्लोरीन हमने ले लिया 1735, ठीक, क्लोरीन को हमने ले लिया 1735, फिर क्लोरीन को हमने ले लिया 1737, 35 और 37 दो हो गए, तो दोनों क्लोरीन, ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन 818, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 816, तो 8 तीनों के रहे कि नहीं रहे, एटॉमिक नंबर तीनों के सेम रहे लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो गए। एटॉमिक मास क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। एटॉमिक नंबर जब सेम मिलते हैं तो आइसोटोप हो जाता है, एटॉमिक मास जब सेम मिलते हैं तो आइसोबार हो जाता है। क्लियर हो गया। आइसोबार किसे कहते हैं, those categories of element their atomic masses are same is called isobar, and isotope those categories of element their atomic number are same is called isotopes। अगला देखते हैं 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3 तीनों के एटॉमिक नंबर कितने हैं, 111 है ना। तो क्या हो गए, ये समस्थानिक हो गए कि समभारी हो गए, ये समस्थानिक हो गए, आइसोटोप्स हो गए, आइसोबार नहीं। आइसोटोप का मतलब होता है जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो, और आइसोबार का मतलब होता है जिसके एटॉमिक मास सेम हो। तो ये आइसोटोप हो गए। आइसोटोप में आपने देखा प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम आया, ऑक्सीजन 816, 817, 818 आया, सबके एटॉमिक नंबर सेम रहे, तो इनको आइसोटोप कहा गया, इनको आइसोटोप कहा गया, और इनको आइसोबार कहा गया क्योंकि इसमें एटॉमिक मास समान है। क्लियर हो गया। आइसोटोप आइसोबार क्लियर हुआ कि नहीं, क्यों भाई, आइसोटोप आइसोबार क्लियर हो गया। तो अगर आपका आइसोटोप आइसोबार क्लियर हो गया हो तो मैं अब आपको आगे बताने चल रहा हूं। अब आप देखिएगा कि अभी जो है आप देखते रहिएगा, मैं इससे थोड़ा सा टॉपिक और बढ़ाने चल रहा हूं, और ये मानकर चल रहा हूं इतना जो भी आपने लिखा, जो भी आपने समझा, यह आपकी समझ में आ गया। अब आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर परमाणु बम और हाइड्रोजन बम की व्याख्या कर रहा है। तो न्यूट्रॉन बम, माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले नोट करिएगा, 16 जुलाई 1945 को यूएसए ने जो है न्यूट्रॉन बम बनाया। नोट करिएगा, 16 जुलाई 1945 को, 16 जुलाई 1945 को
सबसे पहले ये न्यूट्रॉन बम बना। कौन सा बम बना? न्यूट्रॉन बम बना। न्यूट्रॉन बम कब बना? 16 जुलाई 1945 को। तो ध्यान दीजिए, किसने बनाया? यूएसए ने बनाया। किसने बनाया? यूएसए ने बनाया। यूएसए ने सबसे पहले न्यूट्रॉन बम बनाया। परमाणु बम किसने बनाया था सबसे पहले? परमाणु बम किसने बनाया था? ऑटो हान ने। और कब बनाया? 1945 में ही बनाया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को यह एक्सप्लोज किया गया। और बनाने का काम इसका जो है 43 में कंप्लीट हो गया था। और वैज्ञानिक ऑटो हान ने बनाया था, और अमेरिका के वैज्ञानिक थे ऑटो हान। ऑटो हान अमेरिकन वैज्ञानिक जो है सबसे पहले परमाणु बम को बनाया। तो किसको लेकर के बनाया? इन्हीं रेडियो एक्टिव केमिकलों को लेकर बनाया, जिसको मैं आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया। ये केमिकलों को फिलअप कर दिया गया। अब आइए देखते हैं कैसे फिलअप कर रहे हैं। देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है आपको, लेकिन एक्सप्लोजन होने में कितना डिस्टरबेंस होता है आप उसका ध्यान दीजिए। देखिए भाई, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक सिंपल सा टॉपिक मैं बना रहा हूं। यहाँ पर आप देखिएगा कि यू आकार की एक ट्यूब जैसा बना रहे हैं। ये यू आकार की एक ट्यूब जैसी बन गई, और यहाँ पर आप देखिए कि 2 पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट है। ये देखिएगा, ये और फिर यहाँ से देखिएगा, इसी पर मैं सेकंड पॉइंट ले रहा हूं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं, या सेकंड पॉइंट जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये सेकंड पॉइंट, माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों अलग अलग मटेरियल हैं। ये दोनों अलग अलग मटेरियल हैं। एक साइड में मैंने यूरेनियम को फिलअप किया है, और ये भी यूरेनियम हाई एक्सप्लोजिव, और दूसरी साइड में हमने पोलोनियम को फिलअप कर दिया, भी हाई एक्सप्लोजिव। 235 हो गया ये, और पोलोनियम 239 हो गया है। दोनों हाईली एक्सप्लोजिव। दोनों के बीच आप थोड़ा सा स्पेस देख रहे हैं, 2 लाइन बनाई गई है ना, एक ब्लू कलर की लाइन बनाई गई, एक ब्लैक कलर की लाइन बनाई गई, उसके बीच थोड़ा सा स्पेस दिया गया। इसी स्पेस में हम 0n1 न्यूट्रॉन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? न्यूट्रॉन डाल देते हैं। अब इसी न्यूट्रॉन को की ब्लेड को हमको खींच लेना है। जैसे इसकी न्यूट्रॉन की ब्लेड को हम बाहर खींचते हैं, दोनों मटेरियल आपस में मिल जाते हैं। जब जैसे ये दोनों मटेरियल मिलते हैं, तो इतना तेजी के साथ एक्सप्लोजन होता है। कितनी सारी, अभी ये कितना भारी आप बना रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बहुत ही हार्ड, बहुत जितना ही मोटा इसको आप बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जितना ही मोटा आप बनाएंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, उतना ही ज्यादा दबाव इसके ऊपर लगेगा, जितना मोटा आप इसको बनाएंगे। तो आपने इसको काफी ज्यादा मोटा बनाया, तो उसके आधार पर ये उतना ही ज्यादा जो है ये कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि ये एटॉमिक बम बना। लेकिन जो एटॉमिक बम बना, यह एटॉमिक बम बहुत ज्यादा हार्मफुल रहा, नुकसानदायक रहा। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, इसी के साथ मैं आज का अपना टॉपिक एटॉमिक बम का टॉपिक, और ये कैसे एक्सप्लोज करेगा, कितनी एनर्जी निकालेगा, किस तरह से ये एक्सप्लोज करवाया जाता है, और कितने डिग्री पर एक्सप्लोज करवाया जाता है, कैसे हम कहते हैं हम इस देश में बैठ करके दूसरे देश पर आक्रमण कर देंगे। ये सारे पॉइंट, सारे बिंदु हम अपने अगले एपिसोड में, जो हमारा अगला जो है लेक्चर चलेगा, अपलोड करेंगे, जो हम अपना अगला लेक्चर अपलोड करेंगे, उस अपने अगले लेक्चर में आपको यह समझाएंगे कि किस तरह से हम किस देश के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, कितने डिग्री पर लगाएंगे तो कौन सा देश आएगा, और हम आसानी पूर्वक जिस देश को लगाते हैं, देखते हैं, आसानी पूर्वक धमकी दे देते हैं उस देश को, अगर तुमने हमारे खिलाफ ऐसा किया तो परमाणु बम छोड़ देंगे। तो एक देश दूसरे देश को आज किस बेस पर बैठा रहा? परमाणु बम के बेस पर। कारण क्या निकला? अर्थात इसका सीधा सा रिजल्ट यह निकल गया, आज पूरी की पूरी दुनिया आग के एक ऐसे भयानक गोले पर बैठी हुई है, जो जरा सा भी विस्फोट कर जाए तो पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, ये एनर्जी, ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है, या एनिहिलेशन और प्रोडक्शन, मतलब संयुग्मन और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन, युग्म उत्पादन, युग्म विनाशन की क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होगी, अब किस तरह से इसमें से एनर्जी निकलेगी, और इस परमाणु बम से हम हाइड्रोजन बम कैसे बना लेंगे, इसी से ही हाइड्रोजन बम बनाया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स।
अब ये हम हाइड्रोजन बम इससे कैसे बनाया जाएगा, मैं कल अपने जो है चैनल पर फिर इसको अपलोड करूंगा, और कल मेरा ये टॉपिक ऑनलाइन चलेगा, और कल जो मैं अपना टॉपिक ऑनलाइन चलाऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कल हमारा टॉपिक जो है ये 2:15 से मैं कल ऑनलाइन आपको बताऊंगा, को ऑनलाइन में आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो है एक्सप्लोज किया जाता है, किस तरह से ये जो है परमाणु बम क्या होते हैं, हाइड्रोजन बम क्या होते हैं, एनर्जी निकलती कैसे है, ये डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी। मैंने आपसे कहा कि मेरे चैनल को देखने से पहले आप सभी लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया है, मैं जब से लॉकडाउन लगा हुआ है और आज तक मैं लगातार अपने चैनल को चला रहा हूं, लगातार ये मेरा चैनल पर डे मेरे 2 लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर लगातार जो है अपलोड होते चले जा रहे हैं। मेरे जो है यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी, मेरा यूट्यूब चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। इस यूट्यूब चैनल पर लगातार जो है अपलोड होते चले जा रहे हैं, जिसमें मैंने अभी अब तक के इंटर के सारे पॉइंट, 11th के सारे पॉइंट, 10th के सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट दिए गए, जितने भी लेसन दिए गए, सारे लेसन का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। और अब हम जो अपना ये अपलोडिंग का लेक्चर दे रहे हैं या एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लेक्चर दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप, मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और उसको जो है शेयर ज्यादा करिए, क्योंकि शेयर करने से उन बच्चों तक भी नॉलेज जाएगा जो बच्चे हमसे दूर हैं। क्योंकि लॉकडाउन में हम सभी को पढ़ा नहीं सकते, हमारे सामने समस्या है। इंडिया गवर्नमेंट का, ऑल ओवर वर्ल्ड गवर्नमेंट का आदेश है कि आप एक साथ बच्चों को बैठा करके पढ़ा नहीं सकते। इसकी व्यवस्था को ध्यान में रख करके मैंने जो है चैनल को चलाया और अपने नॉलेज को आप सभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। जो मैं फिर आपसे कहता हूं, मेरा चैनल जो है वह अलीमुद्दीन शेख कादरी के नाम से है, और मेरा कोचिंग क्लास जो है कादरी कोचिंग क्लासेस है। तो अपनी कोचिंग क्लासेस को अभी मैं नहीं चला रहा हूं, लगातार जो है यूट्यूब चैनल को चला रहा हूं। तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहिए, और फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू।